चीन ने बुधवार को बीजिंग में सबसे बड़े सैन्य परेड का आयोजन किया। इस परेड के जरिए चीन ने पूरी दुनिया के सामने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और पहली बार जेट, लड़ाकू विमान, मिसाइल और नए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर सहित अपने कुछ आधुनिक हथियारों को सार्वजनिक रूप से दिखाया है। ये पूरा आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने के मौके पर किया गया। इस विक्ट्री परेड में चीन ने अमेरिका के 3 बड़े दुश्मन देशों के प्रमुखों को मेहमान बनाकर राष्ट्रपति ट्रंप को साफ और कड़ा संदेश देने की कोशिश भी की है। विक्ट्री परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान भी शामिल हुए, जो अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। ट्रंप पहले ही पुतिन और किम को अपने पाले में लाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो अब तक नाकाम साबित हुए हैं। यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप पुतिन से सीधी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन रूस ने अमेरिकी प्रस्तावों को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस परेड में भारत के पड़ोसी देशों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के शर्मा ओली भी शामिल हुए, लेकिन भारत ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी। अब सवाल उठता है कि इस सैन्य परेड के मेहमानों में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी शामिल क्यों नहीं हुए। तो पीएम मोदी के इस फैसले के पीछे बॉर्डर पर तनाव और पाकिस्तान के अलावा जापान से रिश्ते भी वजह है। इस परेड से पीएम मोदी की अनुपस्थिति ने ध्यान खींचा है, क्योंकि 2 दिन पहले 1 सितंबर को एससीओ समिट के लिए चीन में ही वो वहां मौजूद थे। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी परेड तक चीन में क्यों नहीं रुके, जबकि 2 दिन पहले एससीओ में जिनपिंग के साथ मोदी की मुलाकात को दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और बेहतर होते संबंधों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा था। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की भव्य सैन्य परेड में समारोह में शामिल न होने का मोदी का फैसला एक सोचा समझा कूटनीतिक कदम है। इस परेड में शामिल होने का मतलब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मौन समर्थन है। पीएलए से ही 2020 में गलवान घाटी में घातक झड़प भारतीय सैनिकों की हुई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। गलवान की झड़प और तनाव के अलावा पाकिस्तान को चीन का समर्थन भी एक वजह है। पाकिस्तान को चीन से लगातार सैन्य समर्थन मिल रहा है। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन ने भारत को नाराज किया है। और तो चीन की सैन्य परेड से दूर रहकर मोदी ने एक संदेश ये भी दिया है कि सामान्य संबंधों की वापसी तब तक संभव नहीं है जब तक चीन सीमा पर अपना रवैया नहीं बदलता है। साथ ही साथ भारत के मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को चीन से मिल रहे समर्थन पर भी उन्होंने संदेश दिया है कि इस्लामाबाद को बचाना बंद कर दे चीन। यानी कि पीएम मोदी ने पूरी रणनीति के साथ ही इस परेड से दूरी बनाई और चीन को भी कहीं न कहीं आईना दिखाया है। चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन चौक पर एक विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन हो रहा है। यह आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। भव्य सैन्य परेड का इसमें आयोजन होगा। इस विजय दिवस परेड या विक्ट्री डे परेड का उद्देश्य चीनी जनता के जापानी आक्रमण के खिलाफ युद्ध और विश्वभाषीवाद विरोधी युद्ध में जीत का उत्सव मनाना है। ये परेड न केवल चीन की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती कूटनीतिक ताकत और प्रभाव का भी प्रतीक मानी जा रही है। खास बात यह है कि इस परेड में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। चीन ने पिछली बार विजय दिवस सैन्य परेड का आयोजन 10 साल पहले किया था और ये पहली बार था जब चीन ने युद्ध की समाप्ति के उपलक्ष्य में एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया था। अब 10 साल के बाद एक बार फिर से ये परेड हो रही है। कौन कौन से देश हो रहे हैं शामिल? इस परेड में चीन का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस शामिल हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बतौर मेहमान इस परेड में शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी इस विशाल विक्ट्री परेड को देखेंगे। किम इस परेड के लिए अपनी खास और चर्चित ट्रेन से आए हैं। ये ट्रेन, जिसे अक्सर चलता फिरता किला कहा जाता है, किम परिवार की पारंपरिक रेल कूटनीति का प्रतीक है और उनकी सुरक्षा और आराम के लिए डिजाइन किया गया है।
इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान इस परेड में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी इस विक्ट्री डे परेड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा म्यांमार के जुंटा प्रमुख मिन आंग लाइंग और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिक, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी शामिल हुए हैं। वहीं उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी इस परेड में मेहमान हैं। ये परेड चीनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, जिसमें ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, लड़ाकू विमान जैसे उन्नत सैन्य उपकरणों का एक कोरियोग्राफ्ड प्रदर्शन शामिल होगा। चीनी सैन्य अधिकारियों के अनुसार इस परेड में सैकड़ों पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के विमान प्रदर्शित किए जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में शाही जापान की हार के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस परेड में 80 बिगुल वादक मौजूद रहेंगे। 1000 से ज्यादा संगीतकार 14 पंक्तियों में बैठेंगे, जो 1931 की मंचूरिया पर जापान के आक्रमण के बाद से चीन के प्रतिरोध के प्रत्येक वर्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे। तियानमेन चौक में दर्शक हरे, लाल और सुनहरे रंग की कुर्सियों में बैठेंगे, जो कि उपजाऊ भूमि, लोगों के बलिदान और शांति का प्रतीक है। जानकार मानते हैं कि हाल ही में अमेरिका और पश्चिमी देशों से तनाव के चलते ये चीन का शक्ति प्रदर्शन करने का एक तरीका है। विश्लेषकों का मानना है कि आयोजन बीजिंग की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वो ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और सैन्य बल के उपयोग को नकारता नहीं है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में पीपल्स लिबरेशन आर्मी या PLA ने हाल के वर्षों में तकनीकी और रणनीतिक आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। परेड में प्रदर्शित हथियार और संगठनात्मक क्षमता ये दर्शाते हैं कि चीन अब वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका के समकक्ष होने की दिशा में अग्रसर है। चीनी सेना इस परेड में उन घातक हथियारों को दिखाकर शक्ति प्रदर्शन करेगी जो हथियार अमेरिकी हथियारों को टक्कर देते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन, चीन में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर जोर दिया गया। इस दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर बहुत बड़ी जीत मिली, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सभी देशों ने विरोध किया और भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का समर्थन किया। इस दौरान तमाम और मुद्दों पर भी चर्चा हुई, लेकिन 2 देश चर्चा का विषय रहे। ये दोनों देश हैं ईरान और अफगानिस्तान। इन 2 देशों की SCO में चर्चा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका के कट्टर दुश्मन है। ऐसे में हम जानेंगे कि ईरान और अफगानिस्तान को लेकर SCO में क्या चर्चा हुई और ये मुद्दा इतना खास क्यों है।